पांडे। इस बुलेटिन का मकसद देश और प्रदेश से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि वो बड़ी खबरें कौन सी हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। विभिन्न विभागों में समन्वय एवं योजनाओं के तीव्र परिचालन के लिए ये एक दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे हो गए हैं। विभिन्न विभागों में समन्वय एवं योजनाओं के तीव्र परिचालन के लिए ये एक दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। अब हमने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया है। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही है। हम हर डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया। साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति योजना की हुई थी शुरुआत। पीएम ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का किया था शुभारंभ। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग का निर्माण करना, लॉजिस्टिक्स की दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। 2021 में आज ही के दिन लागू इस योजना में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। इस योजना का मकसद था कि देश में अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग का निर्माण कर लॉजिस्टिक की दृढ़ता में वृद्धि करना। वस्तुओं एवं यात्रियों के निर्बाध आवाजाही का समय कम करना। इसके तहत 16 मंत्रालयों के पोर्टल के माध्यम से एक मंच पर लाया गया ताकि सभी अवरोधों को दूर कर क्रियान्वयन में गति लाया जा सके। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण दादरी एयरपोर्ट है, जो सड़क, रेल और वायु मार्गों से जोड़ा जा रहा है। चलिए देश और प्रदेश की बड़ी खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दें, क्योंकि तमाम जो खबरें उससे आपको अपडेट किया जा रहा है। पीएम मोदी ने पीएम गति शक्ति की 30वीं वर्षगांठ पर भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति अनुभूति केंद्र का दौरा किया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक। पीएम मोदी ने गति शक्ति के 3 साल पूरे होने पर प्रगति का जायजा लिया है और ये इसको लेकर जानकारी जो है वो भी आप तक पहुंचाने। पीएम ने कहा कि गति शक्ति विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सहायक हो रहा है। तो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो संकल्प है, उसको लेकर तमाम जो पहल है वो देखने को मिल रही है। उसी को लेकर पीएम ने भी अपनी बात कही। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर का। विधानसभा के 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हिस्सा ले रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा है, ये विस्तार से जानते हैं। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक तथा प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं।
तीन उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नाम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में एक सीट आई थी। और जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उस पर किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा है, ये विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि सपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर चुकी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो 10 सीट हैं, उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, साथ ही साथ खैर, मीरापुर, फूलपुर, मछुआ, सीसामऊ, ये वो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीट हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो उसके पास करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ ये सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। और भाजपा के पास जो सीटें थीं, उनमें गाजियाबाद, खैर और फूलपुर हैं। इसके अलावा निषाद पार्टी के पास मझवा सीट है और आरएलडी के पास एक सीट है, वो है मीरापुर। और आपको बता दें कि जो उपचुनाव होने हैं 10 सीट को लेकर, उसमें समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी कि अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है, जिनमें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। जिन 6 नामों की घोषणा की गई है, उनमें से 4 प्रत्याशी ऐसे हैं जो परिवार से हैं और भाजपा ने इस टिकट बंटवारे को लेकर परिवारवाद का आरोप लगाया है। और इसी के साथ देश प्रदेश के खास समाचारों में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं सी, लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश और प्रदेश की बड़ी खबर के बीच बड़ी जानकारी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। हत्याकांड में शामिल चौथे आरोपी की भी पहचान हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि उसका नाम जिशान अख्तर है। ये बड़ा जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे। चौथे आरोपी का नाम मोहम्मद जिशान अख्तर है। वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते। मुंबई के बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर गोली मारकर सरेआम हत्या कर दी गई। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। जब उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में खास जानकारी। शनिवार की शाम देश दशहरे की धूम में झूम रहा था। मुंबई के बांद्रा में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर भी जश्न के पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन अचानक पटाखे की आवाज गोलियों की तड़तड़ाहट में तब्दील हो गई और पता चला कि बाबा सिद्दीकी की दफ्तर के बाहर ही सरेआम हत्या कर दी गई है। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है।
पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। शनिवार की रात 9:20 पर बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले। तभी मुंह पर रुमाल बांधकर आए 3 लोग अचानक गाड़ी से उतरे और ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर गए। जब उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गँगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत। ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी की भी शिनाख्त हो चुकी है। घटना की तह तक जाने के लिए पुलिस की 15 से ज्यादा टीमें लगी हैं। गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने घटना के करीब 28 घंटे बाद सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक यूपी का है, लेकिन जो तीसरा आरोपी फरार है उसका तार भी यूपी से ही जुड़ा हुआ है। यानी हत्या के 3 आरोपियों में से 2 यूपी से ही हैं। दोनों ही यूपी के बहराइच जिले के हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मर्डर मामले में पुलिस का एक्शन, बाबा सिद्दीकी मर्डर का यूपी से कनेक्शन। मर्डर मुंबई में हुआ है, माहौल गर्म है और उसकी तपिश यूपी तक पहुंच गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक यूपी का है, लेकिन जो तीसरा आरोपी फरार है उसका तार भी यूपी से ही जुड़ा हुआ है। यानी हत्या के 3 आरोपियों में से 2 यूपी से ही हैं। दोनों ही आरोपी यूपी के बहराइच जिले के हैं। 2-3 महीना हो गया साहब। 3 महीने से आपको उसकी जानकारी नहीं? हाँ, कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये कभी किसी अपराध में भी रहा है? नहीं भैया। कितना पढ़ा लिखा है? प्राइमरी में 5 तक लोग पढ़े नहीं। बाबा सिद्दीकी मर्डर के दोनों आरोपी बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। धर्मराज कश्यप पुत्र राधेश्याम को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शिवा गौतम उर्फ बाल किशुन की तलाश की जा रही है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के हत्या में इन दोनों आरोपियों का नाम आने से गांव वाले भी हैरान हैं, क्योंकि ना तो इनका कोई आपराधिक इतिहास है, ना ही इनके ऊपर आज तक एक भी मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 अप्रैल को गया था यहाँ से, कब से नहीं? जब से आया नहीं। दोनों बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं। दोनों 1 महीने पहले ही मजदूरी करने पुणे गए थे। मुंबई पुलिस ने इस मामले में यूपी पुलिस से संपर्क किया है। अब यूपी पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आखिर दोनों आरोपियों ने मजदूरी से मर्डर तक की दूरी क्यों और कैसे तय की। बीती रात मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या से महाराष्ट्र में अब सुरक्षा को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। वहीं सरकार का कहना है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले में जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। बीती रात मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पूर्व मंत्री की सरेआम हत्या से महाराष्ट्र में अब सुरक्षा को लेकर नई सियासत छिड़ गई है। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर शिंदे सरकार पर सवालों की बौछार है। विपक्ष का सवाल है कि क्या महाराष्ट्र में अपराधियों को किसी का खौफ नहीं है। हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हमने तो ओपनली बोला आपको लॉ एंड ऑर्डर वहां पर ठीक नहीं है और वो लोग। मैं समझता हूं कि उनकी हत्या जिस तरह से हुई है वो वहां की सरकार को प्रमाण पत्र है कि कैसी सरकार है, किसकी सरकार है और किसके भरोसे चल रही है। अगर बाबा सिद्दीकी जी के साथ हो सकता है तो आम इंसान कितना महफूज है।
एक तरफ पूरे देश में विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार का कहना है कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष को सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही 2 आरोपियों को पकड़ लिया है और मामले में जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना। माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो व्यक्ति कानून को अपने हाथ में ले उनको सजा मिलेगी और कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। घटना कठोर निंदनीय है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूरा प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हैं, गंभीरता से कार्रवाई हो रही है और 2 संदिग्ध को रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पक्ष विपक्ष के सियासी वार पलटवार के बीच पुलिस इस मामले की कई एंगल से जांच में लगी है। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है जांच की आंच जल्दी ही इस घटना के मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी। सरकार के अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। इसी के तहत बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र में पुलिस ने 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राजेश पर हत्या, डकैती और लूट समेत 50 मुकदमे दर्ज थे। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फौजी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये दोनों ही तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर की हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। पहली तस्वीर बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र में पुलिस के एनकाउंटर में ढेर 1.5 लाख के इनामी बदमाश राजेश की है। राजेश पर हत्या, डकैती और लूट समेत 50 मुकदमे दर्ज थे। दूसरी तस्वीर बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने फौजी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। कल शाम सूचना मिलने पर स्वाट, एसओजी और आहार पुलिस की टीम ने राजेश को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस से खुद को घिरता देख उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और मौका देखते ही भागने का प्रयास करने लगा। इसी बीच पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश राजेश को गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं राजेश की फायरिंग से एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी गोली लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्रातः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक इनामिया बदमाश की सूचना पर हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी, जिसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कि एसएचओ आहार और एक कांस्टेबल ये दोनों जख्मी हुए। आत्मरक्षा कार्रवाई के दौरान उस बदमाश पे गोली लगी और उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया। इस कार्रवाई में एसओजी प्रभारी जो राहुल हैं, उनके भी बीपी जैकेट पे और सीओ अनूप शहर के बीपी जैकेट पे गोली लगी है। हालांकि उनको कोई चोट नहीं है, फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। तस्वीर में अपने पैरों पर ठीक से खड़े न हो पाने वाले ये दोनों युवक एक फौजी की हत्या के आरोपी हैं। घटना 4 दिन पहले की है, जब आपसी विवाद के चलते बाबूलाल ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर फौजी गौरव सिंह की हत्या कर दी थी और तब से दोनों फरार चल रहे थे। पुलिस अपराधियों की लगातार तलाश कर रही थी। इसी क्रम में शनिवार रात सूचना मिलने पर पुलिस ने मदनपुर के जंगल के पास हत्यारोपी बाबूलाल और गोलू को घेर लिया। पुलिस से खुद को घिरता देख दोनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिससे दोनों ही आरोपियों के पैर में गोली लग गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और बाइक बरामद की। 12/13 की रात्रि को खुर्जानगर पुलिस द्वारा मदनपुर चौराहे पे चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से आ रही थी, जिसको रोकने का इशारा किया गया। रोकने पे वो बाइक रुकी नहीं और मदनपुर रोड पे वो भागने लगी। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो फिसल के गिरने के कारण ये बदमाश बाइक से नीचे गिर गए। पुलिस से अपने आप को गिरता देख इन्होंने जान से मारने की नियत से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनके नाम क्रमशः बाबूलाल और गोलू हैं।
पूछताछ के दौरान इन्होंने ये बात बताई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये भी बताया कि दिनांक 9 अक्टूबर को जो गौरव नाम के व्यक्ति की जंक्शन क्षेत्र में गोली मार के हत्या की गई थी वो इन्हीं के द्वारा कारित की गई थी। इन दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इनके पास से एक मोटरसाइकिल तथा 2 तमंचे, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। देश प्रदेश की बड़ी खबरों के बीच रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पूजा तो बनती है तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान बैद्यनाथ कब्ज आहार दे, कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटवा ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ममता सरकार की दरअसल मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोलकाता में टीबी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे 3 डॉक्टर में से एक डॉक्टर की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अगस्त्य मुखर्जी को शनिवार रात गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और अब तक 3 से अधिक डॉक्टर बीमार भी हो चुके हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कोलकाता में टीडी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे टीडी डॉक्टरों में से एक डॉक्टर की हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर अगस्त्य मुखर्जी को शनिवार रात गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और अब तक 3 से अधिक डॉक्टर बीमार हो चुके हैं। सबसे पहले नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे आलोक वर्मा की तबियत बिगड़ी और फिर अनिकेत महतो और अब डॉक्टर मुखर्जी पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे 10 डॉक्टरों में से 3 क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुके हैं। पर शायद ममता सरकार आज भी बेफिक्र है और सरकार इन डॉक्टरों को ही दोषी ठहरा रही है। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के महाप्रसाद में बदलाव किया गया है। पहले ये प्रसाद काशी के स्थानीय संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता था। अब ये जिम्मेदारी गुजराती कंपनी अमूल को सौंप दी गई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के महाप्रसाद में बदलाव किया गया है। पहले ये प्रसाद काशी के स्थानीय संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता था। अब ये जिम्मेदारी गुजराती कंपनी अमूल को सौंप दी गई। इसको लेकर शनिवार को वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अमूल प्लांट द्वारा प्रसाद को तैयार किया जाएगा, जिसमें शुद्धता का खास ख्याल रखा जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रसाद को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई। काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रसाद में किया गया बदलाव। प्रसाद की जिम्मेदारी गुजराती कंपनी अमूल को सौंपी गई। अमूल प्लांट द्वारा प्रसाद को किया जाएगा तैयार। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि प्रसाद बनाने में चावल के आटे का उपयोग किया गया है और भगवान पर अर्पित बेल पत्रों के चूर्ण को भी इसमें मिलाया गया। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद विवाद के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के महाप्रसाद में बदलाव किया गया है। हालांकि इसकी तैयारी प्रसाद विवाद प्रकरण से पहले ही की जा रही थी। यहाँ पर प्रसाद को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इस स्थिति में किसी तरह की विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए अमूल के सहयोग से प्रसाद बनाने का निर्णय लिया गया है। विजयादशमी के अवसर पर ये बड़ा पुनीत अवसर है जब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का खुद का रेसिपी का प्रसाद एक स्टैंडर्ड रूप में यूनिफॉर्म रूप से शुरू किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के द्वारा लगभग 8-10 महीने पहले निर्णय लिया गया था कि शिव जी के ऊपर अर्पित होने वाली शास्त्रोक्त प्रक्रियाओं के अनुसार और ग्रंथों के अनुसार रिसर्च करके हम लोग एक रेसिपी तैयार करें और उसी का प्रसाद भक्तों में वितरित करवाएं। कालांतर में अमूल की फैक्ट्री चालू होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक स्टैंडर्डाइज व्यवस्था के अंतर्गत अमूल के माध्यम से ही प्रसाद बनवाया जाए।
प्रसाद को ऑर्गेनिक रूप से तैयार चावल के आटे से बनाया जाएगा। बाबा को अर्पित बेलपत्र का चूर्ण भी मिलाया जाएगा। लड्डू में मिलाया जाने वाला घी दुग्ध उत्पादकों के दूध से बनाया जाएगा। प्लांट में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। अमूल द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रसाद में शुद्धता का खास ख्याल रखा जाएगा। साथ ही अमूल के जिस प्लांट में प्रसाद बनाया जाएगा वहां पर फूड इंस्पेक्टर की तैनाती होगी और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। भक्त इस प्रसाद को सिर्फ मंदिर परिसर और अमूल के काउंटर से ले सकेंगे। चलिए एक और बड़ी जानकारी बांग्लादेश से, ये बड़ा अपडेट बांग्लादेश से। एक बड़ी जानकारी, बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की हत्या की गई है। स्वपन कुमार भद्र की घर के सामने हत्या की गई है। ये बड़ी जानकारी, मैमनसिंह सदर उपजिला में हिंदू पत्रकार की हत्या की गई है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। अब 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद सरकार बनाने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। हरियाणा में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख का ऐलान हो चुका है। हालांकि अब तक 3 बार शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली जा चुकी है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ताजा तारीख बताई है। शपथ ग्रहण की तारीख टेंटेटिव क्या मोटे रूप से फाइनल है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में। हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि 15 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। पंचकूला के परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंच बनाया जा रहा है। पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड की सफाई की जा रही है। करीब 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। जितनी भव्य जीत भाजपा ने हरियाणा चुनाव में दर्ज की है, उतना ही भव्य ये शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि आखिर हरियाणा का अगला सीएम कौन होगा और उनके मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी। तो इस सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही निगरानी के लिए जगह जगह सैटेलाइट की व्यवस्था की गई है। पराली जलाए जाने को लेकर लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आइए देखते हैं खास जानकारी खास रिपोर्ट के जरिए। सरकार ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही निगरानी के लिए जगह जगह सैटेलाइट की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से पराली जलाने की जानकारी मिलती है। एटा के अवागढ़ क्षेत्र में 2 खेतों के अंदर पराली जलाई गई, जिसकी सैटेलाइट से जानकारी मिली। पराली जलाने की घटना के बाद प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। अवागढ़ क्षेत्र में 2 खेतों के अंदर पराली जलाई गई थी। सरकार ने पराली जलाने पर पूरी तरह से लगाई रोक। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने उठाए कदम। निगरानी के लिए जगह जगह सैटेलाइट की व्यवस्था। सैटेलाइट के माध्यम से मिलती है पराली जलाने की जानकारी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने खेत का निरीक्षण करते हुए 2 किसानों पर जुर्माना किया। साथ ही गांव के अन्य किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया। प्रदूषण को रोकने के लिए पराली प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को जागरूक करने के साथ ही संसाधन भी दिए जा रहे हैं। कृषि उप निदेशक रोहताश सिंह ने बताया कि पराली जलाने पर 2 किसानों पर 2500 रुपए का जुर्माना किया गया। उन्होंने बताया कि किसान कंबाइन हार्वेस्टर बिना सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से ही। देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।